नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में तमाम ताजा तरीन खबरों की बात करेंगे। बात होगी बिहार में चुनावी सरगर्मियों पर जो कि चरम पर पहुंची हुई है। सीट बंटवारे में एनडीए में सब कुछ सेट दिखता है तो महागठबंधन में अब भी इंतजार जारी है, लेकिन इस सियासी शोर के बीच लालू परिवार के लिए बढ़ गई है कानूनी मुश्किलें। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी पर गंभीर आरोप तय किए हैं। यानी चुनाव से पहले ही बिहार की सियासत में कोर्ट का एक बड़ा झटका। इस पूरी खबर पर विशेष मेहमानों के साथ खास चर्चा भी करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। दुर्गापुर की मेडिकल छात्रा के साथ हुई हैवानियत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। अपराध के साथ साथ अब जुड़ गया है राजनीति, उससे जुड़ी हुई बयानबाजी और जनाक्रोश की लहर। लोग कह रहे हैं कि इस बार बस इंसाफ चाहिए, कोई बहाना नहीं चाहिए। और इसके साथ ही साथ न्यूज नाइट में खबर दिखाएंगे देश में एक नई पहल की, विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025। देश के 3 लाख स्कूलों के 5 करोड़ से ज्यादा छात्र आज जुड़े नवाचार के इस महाअभियान से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि तकनीक ही है नए भारत की असली ताकत। तो इन सारी खबरों के अलावा भी आपको देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें दिखाएंगे। गाजा में युद्ध विराम से लेकर क्रिकेट के मैदान तक का हाल भी आपको बताएंगे न्यूज नाइट में। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें। आईआरसीटीसी स्कैम में अदालत ने लालू प्रसाद, राबड़ी और तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ तय किए आरोप। कोर्ट ने कहा लालू यादव की जानकारी में रची गई साजिश, परिवार को मिला सीधा लाभ, एनडीए ने बोला हमला। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बैठकों का दौर जारी, लेकिन नहीं हो सका सीटों के बंटवारे का फैसला। आरजेडी का दावा जल्द होगा ऐलान। सीट बंटवारे के बाद पटना में होने वाली एनडीए नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस टली। बीजेपी ने कहा एनडीए पांडवों की तरह एकजुट। पश्चिम बंगाल में बेटियों की सुरक्षा पर बीजेपी का ममता सरकार पर हमला जारी। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए दिया धरना। ममता बनर्जी ने की इस्तीफे की मांग, कहा टीएमसी हटाओ, बेटी बचाओ। जीएसटी दरों में कटौती के बाद अब लोगों को महंगाई में मिली बड़ी गिरावट। खुदरा मुद्रास्फीति दर सितंबर में घटकर हुई 1.54%, 8 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंची। जून 2017 के बाद सबसे निचला स्तर। गाजा में शांति का रास्ता साफ। हमास ने 20 बंधकों को छोड़ा। इजराइल ने 1700 फिलिस्तीनी बंदियों को किया रिहा। ट्रंप और नेतन्याहू ने समझौते को मध्य पूर्व में शांति की दिशा में बताया अहम मोड़। पीएम मोदी ने भी किया स्वागत। और दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में क्लीन स्वीप से महज 58 रन दूर टीम इंडिया। 121 रन का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बनाए 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन। तो बिहार में चुनावी गहमा गहमी के बीच लालू परिवार के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और साजिश के गंभीर आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश भी है जिसमें लालू परिवार को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिला है। यानी चुनावी मौसम में लालू परिवार की कानूनी मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। और बीजेपी और जेडीयू इस फैसले को भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक बता रही है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस कह रही है कि यह राजनीतिक साजिश है। तो बिहार की सियासत में इस फैसले ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। देखिए यह रिपोर्ट, बिहार में चुनाव की घड़ी लालू परिवार की मुश्किल बढ़ी।
बिहार में चुनाव की घड़ी, लालू परिवार की मुश्किल बढ़ी, घोटाले के आरोपों से कोर्ट से नहीं मिली राहत, विरोधियों के हमले से बड़ी आफत। ऐसे समय में जब बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एक फैसले ने दिल्ली से पटना तक सियासत को गरमा दिया है। तमाम राजनीतिक पंडितों की नजर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पर लगी हुई थी, जहां IRCTC स्कैम में अदालत को लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय करने थे। स्पेशल CBI जज विशाल गोगने की अदालत में लालू परिवार सहित सभी आरोपी व्यक्तिगत रूप से पहुंच चुके थे। 10:30 बजे के करीब कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने कहा कि मामले में करप्शन की साजिश रची गई थी और आरोपियों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिला। कोर्ट ने माना कि लालू यादव की जानकारी में ही ये साजिश रची गई और उनके परिवार को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। अदालत ने कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत पर जमीन दी गई, जो कि IRCTC के ठेके देने के बदले में दी गई। रिश्वत के रूप में देखा जा सकता है। जज ने कहा कि CBI ने सबूतों की पूरी चेन पेश की है और अदालत को ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि सभी आरोपी एक व्यापक साजिश का हिस्सा थे। कोर्ट ने ये भी कहा कि आरोपियों की दलीलें कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई। कोर्ट ने IPC 420 धोखाधड़ी, IPC 120B आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और धारा 13(1)D सरकारी पद का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ प्राप्त करने के तहत ये आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120B और 420 IPC के तहत ट्रायल चलेगा। आरोप तय होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अदालत में कहा कि वो आरोपों को स्वीकार नहीं करते मुकदमे का सामना करेंगे। तेजस्वी यादव ने भी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वो कानूनी रूप से मुकदमे का सामना करेंगे। जब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार में सियासी माहौल गर्मा गया और लालू परिवार विरोधियों के निशाने पर आ गया। खासतौर पर BJP और JDU ने लालू और तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को एक बार पुनः स्वच्छ प्रशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। लालू प्रसाद जी पर यह आरोप अप्रत्याशित नहीं है और पहली बार नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता सभी लोग भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं और आर्थिक अपराधी हैं। माननीय कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता हैं। ऐसे लोगों पर अगर आरोप लगाया गया है तो यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। विरोधियों के हमले के बाद महागठबंधन लालू परिवार के साथ खड़ा है और NDA पर ही हमला कर रहा है। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला करेगा, जो धोखाधड़ी करेगा, तो कोर्ट उस पर आरोप तय करेगी ही, उचित फैसला लेगी ही। कानून इस देश का सबसे बड़ा है। राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है। गौरतलब है कि ये मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे के खानपान से जुड़े ठेके IRCTC के तहत
कुछ निजी कंपनियों को दिए गए थे और इसके बदले में लालू परिवार को जमीनों के रूप में फायदा पहुंचाया गया। सीबीआई ने इस केस में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू परिवार समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही निर्धारित की जाएगी और अब इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चुनाव की घड़ी में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और बिहार में सियासी तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में सब कुछ सेट दिखता है तो महागठबंधन में अभी भी लेट लग रहा है, अभी भी इंतजार जारी है। भाजपा, जदयू और सहयोगी दलों ने सीटों का बंटवारा फाइनल कर लिया है और चुनावी रणभेरी बजा दी। वहीं आरजेडी कांग्रेस के बीच सीटों की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। इधर जन स्वराज पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर मैदान में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर दी है। देखिए बिहार चुनाव का नया समीकरण और सियासी जोड़ घटाव की पूरी कहानी। एनडीए में सब सेट, महागठबंधन अभी लेट, आरजेडी कांग्रेस में फंसा पेच, सीटों के बंटवारे पर जारी है कलेश। बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बीच एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए के सभी दल चट्टानी एकता के साथ एक साथ हैं। वहीं हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट वितरण पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमें 6 सीट दी गई है और हम उनसे संतुष्ट हैं। तो वहीं जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि एनडीए के सभी दल पूरी ताकत और समझदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की। हर हालत में एनडीए की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के जो चमत्कारिक नेतृत्व है भारत का और नीतीश कुमार जी का विकास का जो कार्यक्रम है और किसी प्रकार का कदाचार का उन पर आरोप नहीं है। वैसी परिस्थिति में बिहार की जनता और बिहार की जनता के लिए काफ़ी काम भी हुए हैं। एनडीए के सभी घटक दल पूर्ण मुकम्मल समझदारी से पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे सीटों की संख्या की घोषणा हो गई है तो कौन सा सीट कौन पार्टी लड़ेगी यह भी आपको समय पर बता दिया जाएगा। वहीं महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन की एक बैठक हुई। बैठक में सभी घटक दल के नेता शामिल हुए। गठबंधन जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा कर सकता है। हालांकि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने इंडी गठबंधन में अभी तक सीटों पर सहमति नहीं होने पर उसे आड़े हाथों लिया। हम समझते हैं कि जो हमारी स्टैंड थी इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ, वो स्टैंड हम लोगों ने क्लियरली रखी और उधर से भी हम लोग को मार्गदर्शन क्लियरली मिली। इसके नीति में खोट हो, निर्णय सही नहीं लेने की क्षमता हो और नेतृत्व में भी कंफ्यूजन हो तो कहीं न कहीं वहां पर हमेशा ठगे जाने का डर होता है और इसीलिए गठबंधन उस रूप से चलता है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार ताल ठोक रही जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। प्रशांत किशोर ने खुद 66 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान किया। इससे पहले 51 उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी की गई थी। आज जो सूची जारी हो रही है और पिछली जो सूची जारी हुई है, आज कुल 66 नाम जारी किए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 22 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 23 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। राज्य में मतदान 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा। ब्यूरो इनपुट के साथ मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो बिहार में सियासत जारी है, सियासत गर्म है और इसी सियासत पर हम आज चर्चा करेंगे। यही हमारे विशेष का विषय होगा, बिहार में संग्राम, सीटों से सियासत तक। आज ये हमारी विशेष चर्चा का विषय है, बिहार में संग्राम, सीटों से सियासत तक। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मनीष पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनुज, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ अश्विनी, माफ कीजिएगा, अवधेश कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश सर, बहुत स्वागत है आपका। मनीष पांडे जी, बल्कि मैं अनुज जी आपके साथ शुरू करूं और ये जानना समझना चाहूं कि जब भ्रष्टाचार पर लड़ाई की बात कही जा रही है, आज का दिन तो एक तरह से देखा जाए तो बड़ा ब्लो के तौर पर देखा जाएगा आरजेडी के लिए, जो आप युवाओं के बीच में, जनता के बीच में तमाम सारी बातों को लेकर के जा रहे थे। तो ये जो अदालत पे में आज आरोप तय हुए, वो भी गंभीर श्रेणी में, कुछ हवा निकलती हुई नजर आएगी। कैसे कैसे मैनेज करेंगे इन चीजों को? ये कोई नई बात है क्या निखिल जी? बीजेपी का चेहरा और चरित्र रहा है कि चुनाव के समय विपक्षियों पार्टियों के पीछे ईडी और सीबीआई लगाती है। ये कोई नई बात है क्या? ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि चुनाव का समय है। और अमित शाह कुछ दिन पहले जब बिहार आए थे तो उन्होंने कहा भी था कि ऐसा कुछ करेंगे कि चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे। आपने देखा नहीं दिल्ली में उन्होंने क्या किया था, हमारे बगल के स्टेट झारखंड में उन्होंने क्या किया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, इनकी तो साजिश है ना। दरअसल इनके अंदर बौखलाहट है, वो साम दंड अर्थ सब चीज लगा कर जो कि चुनाव जीतने की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। अरे आरोप तो हम पे लगा, आज से लग रहा है, लग ही रहा है आरोप। अब लेकिन ये तो सारा अदालती प्रक्रिया की चीज है। दरअसल अदालती प्रक्रिया है तो सीबीआई का कोर्ट है ना। किसका कोर्ट है ये? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का है क्या? सीबीआई किसके अंडर में है? अरे सीबीआई का कोर्ट मतलब क्या समझते हैं आप? पहले तो थोड़ा बताइए इसका। सीबीआई अदालत से आप क्या समझ रहे हैं? एक चीज बताइए, अभी झारखंड में या दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, जिन लोगों को है जो कि आरोप लगा के गिरफ्तार किया गया, बाद में उस केस में क्या हुआ कि कोई सबूत ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने कहा बिल्कुल, देखिए ठीक है, बिल्कुल वो बरी हो जाए, कोई बात नहीं। लालू प्रसाद यादव, देखिए इसका दूसरा पहलू भी है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में कन्विक्ट है, मतलब दोष सिद्ध है उनका, वो तो सजा काट रहे हैं। क्या वो मेन अदालत का फैसला है चारा घोटाले का? हम मेन स्ट्रीम में आएंगे, जीतेंगे, मेन अदालत में जाएंगे। तो दूसरी बात, आप बताइए कि ये प्रायोजित ढंग से जब चुनाव का समय है तभी आप इसी को लाते हैं, तो ये तो बिल्कुल साजिश है ना, पूरी दुनिया जानती है। मैं फिर वही सवाल उठाऊंगा आपसे, मैं फिर वही है कि प्रायोजित ढंग से अदालत कैसे लेकर आ सकती है? दरअसल ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये एक तरह से अदालत की भी अवमानना है। ये सीबीआई कोर्ट है ना। अरे सीबीआई कोर्ट का मतलब क्या? सीबीआई का अफसर थोड़ी न्यायाधीश हो गया वहां पे, न्यायाधीश तो वही रहते हैं। सीबीआई पर तो पहले से ही आरोप है ना। किसका तोता है ये? आज बताइए आप, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्षियों को डराना कोई नई बात है क्या बीजेपी के लिए? अच्छा ठीक है, तो मैं पब्लिक समझती है ये। ठीक है, मैं तो या तो ये समझ रहा हूं कि आपको सीबीआई अदालत से का जो पूरा तात्पर्य है वो नहीं समझ पा रहे हैं आप, और या तो आप जानबूझकर समझना नहीं चाह रहे जनता को, आप कुछ दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई अदालत का मतलब सीबीआई से जुड़े हुए विशेष मामलों की अदालत है, वहां पर जज, जो अदालती सिस्टम है वो वही है। कोई सीबीआई का अधिकारी वहां पर जज की कुर्सी पर बैठ करके नहीं निर्णय दे रहा जो आप कह रहे हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं कि अगर अदालत ने मैनेज कर लिया या ये जानबूझकर इस समय किया गया, तो ये आप एक तरह से अदालत पर भी कंटेम्प्ट कर रहे हैं। अदालत का हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात तो है, इनकी मंशा बताइए। जो इनके इशारे पे जो सबूत गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, मेन अदालत में हम जीतेंगे। दूसरी बात कि आप याद करिए, जो केस बंद कर दिया गया हो उस केस को दोबारा खोलना और चुनाव के समय में फिर उसको ले जाना, तो पूरी की पूरी राजनीति का हिस्सा है। हम लोग कोर्ट को सम्मान करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी है जो कि कोर्ट का सम्मान करते हुए हम जेल जाने के लिए तैयार हुए, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, मनीष पांडे ये कह रहे हैं कि ये राजनीति का हिस्सा है, ये मानने को राजी नहीं कर रहे कि सीबीआई की वो अदालत है। दरअसल इस बात को मैं चाहूंगा कि आप भी बताएं, और किस तरह से आप इन आरोपों को ले रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि इनका नाम अनुज भी है और तरुण भी है, तो बहुत बढ़िया है। और अनुज है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये सीबीआई और सीबीआई की अदालत पर अभी सवाल खड़े कर रहे थे। थोड़ा पीछे जाइए, चारा घोटाले में जो सजा दी गई लालू प्रसाद जी को, वो सबसे पहले तो सीबीआई अदालत ने दी, और इनके ऊपर जांच किसने बिठाई थी? किसने बिठाई थी?
1995 में जब ये जो ये मामला चारा घोटाले का हुआ था तो सरकार किसकी थी केंद्र में, ये भी आप देख लीजिए। हमने ही जांच का आदेश दिया था। ठीक है मनीष जी, आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी। मनीष जी, आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, दरअसल सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी, दो सवाल है। एक तो ये कि ये सीबीआई की अदालत को लेकर के जो बात अभी डॉक्टर अनुज कुमार तरुण कह रहे थे, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि दर्शकों को बताइए, क्योंकि आइदर वो दिग्भ्रमित हैं या दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, इस पूरे मामले का जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं और जनता बार बार, मैं जनता की बात कह रहा हूं कि कोई नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार रहे, ऐसे भी इन चुनावों पर इसका असर। देखिए, जो कुछ भी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो बहुत अत्यंत खतरनाक है, बहुत डरावना है ये कि दिन रात संविधान रक्षा की बात करने वाले, एक संविधान के तहत चलने वाले न्यायालय को भारतीय जनता पार्टी और एजेंसियों के इशारे पर विपक्ष को परेशान करने वाला घोषित करना। आप चुप रहिए, आपने जो बोला सुनिए, आप शांत रहिए जरा। आपने यही बोला है न्यायालय का फैसला है, सीबीआई कोर्ट चलाती है क्या? सुप्रीम, सुनिए ना, आपको जान, सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मत बोलिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक समय यह तय किया कि भ्रष्टाचार और बाकी मामले आ रहे हैं, तो उसने राउज एवेन्यू में एक इस पे कोर्ट बनाया कि ये 1, 2, 3 कोर्ट हैं जो ये सीबीआई के मामले को देखेंगी। उसी प्रकार से जैसे एमपी एमएलए के लिए कोर्ट बना दिया कि इनके एमपी एमएलए पर जो केस होगा उनके केस देखेंगी जनरल। तो ये उसके तहत चलने वाला न्यायालय है। और दूसरा तथ्य जान लें, मैं देश को कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए, ये जो कह रहे हैं चुनाव के समय 1 मार्च 2025 को ये जो चार्ज हम पर लगा है वो गलत है, और चार्ज लगाने वाले को प्रूफ करना था कि चार्ज सही है। वो 1 मार्च 2025 को इस पर बहस पूरी हो गई थी और 29 मई 2025 को कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि हम आने वाले 13 अक्टूबर को इस पर जो है आरोप के बाद तय करने को लेकर फैसला देंगे। उस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो आप सोचिए, क्या उस समय उसको मालूम था क्या कि चुनाव आयोग इस समय डेट घोषित कर देगा और उस समय हो जाएगा? दुनिया को पता तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये। अच्छा, दूसरा फैक्ट देखा जाता है। फैक्ट क्या है इसमें? अदालत ने उनको कहा है कि क्या आप आरोप मानते हैं? उन्होंने कहा नहीं मानते। आला न्यायालय ने क्या कहा है कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो टेंडर आईआरसीटीसी ने होटल के लिए जारी की उसमें अनियमितता थी और आपको इसकी पूरी जानकारी थी कि उस किसके लिए जारी किया जा रहा है। जानबूझकर नियम बदलकर आईआरसीटीसी के 2 होटल थे पुरी में और रांची में, उसको रेलवे के होटल को आपने आईआरसीटीसी में दिया। उस समय के दोनों जो जनरल मैनेजर थे उनका नाम है, और फिर उनका रख रखाव जो अजीत होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो अभी चाणक्य होटल के मालिक है कोचर दोनों भाई, उनको लेकर के, और सुबोध कुमार सिन्हा का एक स्वामित्व था, उसको आपने दे दिया करने के लिए। उसके एवज में 3 एकड़ जमीन जो है वो बेनामी तरीके से आया है, जो आप सेल डीड से खरीदे और बाद में आपके परिवार के नाम पर आ गया है। तो आपको पूरी जानकारी थी और सीबीआई ने इसको लिंक जोड़ा है और पैसे के भी बारे में बताया है। तो ये जो पूरी स्थिति है ना, इसमें कोर्ट में पूरी बहस हुई है इस पर कि चार्ज फ्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और सारे बड़े बड़े वकील खैर उसके बाद हुआ है। अब ये जो लैंड फॉर जॉब है और यहाँ लैंड फॉर होटल हो गया, और लैंड फॉर जॉब में भी देखेंगे 2007 में बता रहा हूं, स्वर्गीय किशन देव राय के 2-3 उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिल जाती है ग्रुप डी में। वो वहां एक कंपनी के नाम से वो जो है जमीन लिख देते हैं। वो जमीन धीरे धीरे कंपनी जो है वो इनके परिवार की हो जाती है और उसका पैसा भी कैश में दिया जाता है। तो ये जो सारे चीजें हुई है वो सामने दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है, इसका जो लास्ट पॉइंट मैं कर रहा हूं, चुनाव में तो इसका असर होगा, क्योंकि आपके लिए कांग्रेस अभी डिफेंड कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी जब सभा में पूछा जाएगा ना, कोई पूछ देगा खड़ा होकर, जब पत्रकार वार्ताओं में पूछा जाएगा
कि ये तो कोर्ट ने फ्रेम किया है तो उनके लिए रक्षा करना कठिन होगा। इतना आसान नहीं है। सबसे दुखद विषय यह है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़के सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता में आने वाले लोग अगर इस ढंग से पाप और अपराध करके इतनी संपत्ति बटोरते हैं और उनसे आप तुलना करते हैं दूसरे की, तो फिर तो इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं होती। विनम्रता पूर्वक कहिए कि अभी कोर्ट ने किया है, मुकदमा लड़ेंगे। ठीक है, मनीष पांडे के पास आते हैं। मनीष पांडे का ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। मनीष पांडे जी, आवाज आ रही है? जी मनीष पांडे जी, मैं समझना चाहूंगा जो आप बात रख रहे थे दरअसल इसके राजनीतिक असर की, और खासतौर पर जब आरजेडी कह रही है कि ये आप लोगों की ही सियासी साजिश है। नहीं, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि बिहार में 90 में सत्ता से कांग्रेस को रिप्लेस किसने किया था? लालू प्रसाद ने किया था। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी जब चारा घोटाले पर सीबीआई की जांच बैठी और लालू प्रसाद जेल में गए, तब केंद्र में सत्ता किसकी थी? कांग्रेस की थी। आज सत्ता के लिए कांग्रेस और लालू प्रसाद गलबहियां कर रहे हैं, गले में गले मिला रहे हैं और एक साथ जो है सो वो गाली गलौज यात्रा कर रहे हैं, घुसपैठिया बचाओ यात्रा कर रहे हैं। और अब कहते हैं ना कि अपन चाल ना छोड़े खेसाड़ी। हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है कि अपन चाल ना छोड़े खेसाड़ी। ये भ्रष्टाचार के आगोश में ऐसे अखंड डूब गए हैं कि इनको जब भी सत्ता मिलेगी तो यह भ्रष्टाचार करेंगे। अब चारा घोटाले की सजा का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ये दूसरा आईआरसीटीसी घोटाला कर बैठे और उसके सारे प्रूफ है, प्रूफ के साथ सीबीआई गई है। अब ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि अभी क्यों किया गया। अरे भैया, भाजपा ने आपको कहा था घोटाला करने के लिए, आप घोटाला न किए होते तो चुनाव के समय आपको कोर्ट में हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई, जैसा कर्म करोगे फल तो वैसा ही मिलेगा। अब लालू खानदान के अंदर में कर्म वही है, घोटालेबाज, भ्रष्टाचार, हत्या, अपहरण, बलात्कार का, जिससे बिहार की जनता अच्छी तरीके से रूबरू है। अब प्रवक्ता बैठकर चाहे जितनी सफाई दे दें, लेकिन यह तो तय है कि जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन लिखाई गई। आज दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में जो जिस बिल्डिंग में रहते हैं तेजस्वी यादव, अब आप देखिए ना, एक ही घर में दो बेटे हैं ना। ठीक है, एक तेजस्वी, एक तेज प्रताप। क्यों नहीं तेज प्रताप को सीबीआई ढूंढ रही है भाई? आखिर में उस भ्रष्टाचारी परिवार से एक व्यक्ति क्यों बेदखल कर दिया गया जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे हुए हैं? ठीक है सर, मतलब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाह रहा हूं कि एक एक मिनट में ठीक मनीष जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाह रहा हूं कि एक एक मिनट में एक बार तीनों लोग आप अपना अपना पॉइंट दें। एक बार वापस आऊंगा डॉक्टर अनुज कुमार के पास। अनुज जी, किस तरह से जनता के बीच में इस बात को आप लेकर जाएंगे, क्योंकि आपके जो लालू प्रसाद यादव जो आइकन है आपकी पार्टी के, वो ऑलरेडी सजा याफ्ता हैं, उनको सजा मिली हुई है। कैसे बताएंगे कि वो वाले घोटाले में तो हम दोषी थे, इस वाले में नहीं है? निखिल जी, बार बार मैं कहता हूं, इनकी बात करिए, विकास के कामों की बात करिए तो अपनी बात नहीं करेंगे। चंदा चोरी कौन किया बताइए? अरे आप सजा याफ्ता है, आप कैसे जनता को समझाएंगे ये बताइए? कौन क्या किया उससे मतलब नहीं है। आप सजा याफ्ता है, आप सजा याफ्ता है, दूसरे में आरोप सिद्ध है, कैसे जनता को बताएंगे? मैं सवाल ही पूछ रहा हूं आपसे, आप उनको मत बताइए। नहीं, एक दूसरे को मत बोलिए। डॉक्टर आपने अपने समय बोलिए। डॉक्टर अनुज, डॉक्टर अनुज बोलिए। मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं सिंपल कर रहा हूं। भ्रष्टाचार जो वर्तमान समय में चल रहा है, बिहार में जो 71,000 करोड़ रुपया का जो घोटाला हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चंदा चोरी हुआ उसका होना चाहिए। व्यापम घोटाला में जो हुआ उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? मुजफ्फरपुर बालिका गृह के दोषियों को की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये है जो कि अब इतिहास के हवाले से वर्तमान को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आरोप तो हम पे लगाते ही रहे हैं, हम लोग डरने वाले हैं क्या? लगातार कब आरोप नहीं लगाया? आपको पॉइंट आ गया, आरोप लगाने वाले हैं, आप डरने वाले नहीं है। एक मामले में सजा याफ्ता है, आप दूसरों पर लगातार कह रहे हैं कि जी दूसरे भी बड़े आरोपी हैं। बहरहाल सच ये है, आज की डेट का सच ये है कि आज के जो आइकन है आपकी पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव, जो संस्थापक भी हैं पार्टी के, वो सजा याफ्ता है और अब पूरे परिवार के ऊपर आरोप लगा है। मैं आऊंगा मनीष पांडे के पास। कैसे जनता के बीच में इस चीज को लेकर जाएंगे? क्या है आपका? ठीक है, हमें भी सजा नहीं मिलती। ठीक है जी, मनीष पांडे। देखिए मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ये अभी जितने घोटाले या जितने आरोप लगा रहे थे भैया, 17 महीना बिहार में थे आप सत्ता में,
तब आपको अन्य ये मुजफ्फरपुर और सृजन और अन्य चीजों की यादें नहीं आई जब 17 महीना आप शासन में थे। 17 महीना में आपने भाजपा के मंत्रियों का एक भ्रष्टाचार आप ढूंढ नहीं पाए। आपको कितना समय चाहिए था? ठीक। और आप जिस 70,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं भाई साहब, जो सीएजी का रिपोर्ट है उसमें आपके 17 महीने भी शामिल है, यह ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, पहले ठीक आप है। यह बताइए कि 17 महीनों में आपने कौन सा गुनाह किया था? ठीक है, जो ठीक है। सीएजी ने आपके ऊपर ठीक है आरोप अवधेश लगाए जी, हैं। ठीक है याद सर, आपका रखिएगा। पॉइंट आ गया, मेरे पास समय नहीं है। आपको अवधेश जी केवल सत्ता 30 में आने सेकंड का है हमारे मौका पास। मिला। मैं चाहता हूं आप आपने इस भाजपा चर्चा के को एक समअप भी करें। किसी भी प्रकार के कोई भी भ्रष्टाचार को नहीं ढूंढ पाए आप। किसी भी ठीक सर, भाजपा आपका के पॉइंट आ मंत्रियों गया, का भ्रष्टाचार आपका पॉइंट आ गया मनीष जी। अवधेश जी मैं चाहूंगा इस चर्चा को 30 सेकंड में समअप करें। मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं बार बार कि समय हो गया है, बावजूद मैं चाहूंगा कि आप इसको समअप करें इस तरह से कि इसका क्या असर होगा। देखिए अब नई जनता है, नए लोग हैं, युवा है, पीढ़ी बदली हुई है, वो पुरानी वाली बात नहीं है। नहीं देखिए, अगर शुरू के हिसाब से तो लालू जी जेल में गए थे और अगला चुनाव जीत गई थी पार्टी, लेकिन 2005 से उनकी जो पराजय का सिलसिला शुरू हुआ उसमें भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था ही मुख्य मुद्दा था। चारा घोटाले के केस चल रहे थे, उसकी विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही थी, नीतीश जी को आगे लाया गया, तो लगातार उसके बाद वो तभी फिर उनकी पार्टी की हालत तो ये हो गई कि 2010 में पूरा परिवार हार गया। 22 सीट 18% वोट पर सीमित गए। 2014 में हार गए। 5 चुनाव बिहार की जनता ने लगातार हरा दिया। वो तभी राजनीति में उनका फिर से जो है पुनरुद्भव हुआ जब नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा गई। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उनके विरुद्ध बोलेंगे तो सेकुलर चेहरा हो जाएंगे। जब वो आरजेडी को साथ लेकर 2015 में आए हैं तब यहां से उनका उत्थान शुरू हुआ है। ठीक है, इसके बाद वो खत्म थे। तो इसका देखिए, ये इस समय जो है ना, अब सबसे बड़ी बात है कि साथी दलों का दबाव होगा कि भैया आप पर तो लग गया है, अब हम लोग क्या करें। अभी बाहर से भले बोल रहे हैं वो उनके अपने समर्थकों में समस्या हो गई है। बीजेपी है, प्रशांत किशोर है, मीडिया है, सब इस विषय को उठाएगी और वो जवाब देना इनके लिए बिल्कुल ठीक बात है। वो होगा। पुराना वाला बिहार नहीं रहा, पुराना वाला दौर नहीं रहा। नई जनता है, नए लोग हैं, नया जमाना है, तो इसलिए जो वोटर्स है वो भी आधुनिक है। तो जाहिर तौर पर इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका, डॉक्टर अनुज आपका और अवधेश कुमार आपका हमारे साथ। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षकों को मिला है आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख से अधिक शिक्षकों और 60 लाख से अधिक उनके परिजनों को दी है कैशलेस उपचार की सुविधा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का लाभ। देश का भविष्य गढ़ने वाले 81 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। गुरुजनों का सम्मान, सशक्त राष्ट्र की पहचान, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी पश्चिम बंगाल की। दुर्गापुर मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद बयानबाजी, राजनीति और विरोध की आंधी। मामला अब सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है बल्कि सरकार, पुलिस और सियासत तीनों के लिए बड़ा सवाल बन गया है।
पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब पूरे बंगाल में एक ही आवाज गूंज रही है, न्याय चाहिए। अब की बार सच्चाई सामने आए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। डॉक्टर बनने का सपना लेकर ओडिशा से आई इस छात्रा के साथ हुई दरिंदगी से सियासत में तूफान उठा है, तो राज्य के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। इस बीच पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शामिल 5 आरोपियों अपू बाउरी, फिरदौस शेख, शेख रियाजुद्दीन, सादिक और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात की रात पीड़िता के साथ मौजूद उसका दोस्त, जिसने मौके से भागने का दावा किया था, अब पुलिस की हिरासत में है। उससे लगातार पूछताछ जारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मित्र की भूमिका पर सवाल उठाए थे, लेकिन सबसे बड़ा विवाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान से खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि लड़कियों को देर रात कॉलेज से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए धरना दिया। बीजेपी ने इस मामले पर ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। आप लोग तो माँ, माटी और मानुष का नारा लगाते हैं। आपके इस संवेदनहीन, आपके इस कुशासन और आपकी इस दकियानूसी मानसिकता के कारण आज बंगाल में मां शर्मिंदा है, माटी लहूलुहान है और मानुष बेहाल है। तृणमूल हटाओ, बेटी बचाओ। इट इज द मेन स्लोगन इन एवरीवेयर इन बंगाल। तृणमूल शुड गो, नॉट कोऑपरेट विद द विक्टिम फैमिली। इस बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद दुर्गापुर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे और फिर रिपोर्ट देंगे। Let me first go and assess the situation in the field. Then I'll make my comments. Such instances are on the increase in West Bengal. This shows a degeneration in society. Government has to act firm. We will certainly take stern steps to ward off such things in future. बढ़ते विवाद और सियासी घमासान के बीच बैकफुट पर आई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सफाई दी। कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो वहीं टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल पुलिस ने रिकॉर्ड समय में 5 आरोपियों को पकड़ा है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसे मामलों में कार्रवाई सालों तक लटकती रहती है। पूरा देश में ये सब चल रहा है। पुलिस अरेस्ट किया है, जो करना चाहिए पुलिस को ये बैड इंसिडेंट का ऊपर, तो पुलिस कर रहा है। तो भाजपा वालों, तो भाजपा के स्टेट में तो पुलिस एक्शन नहीं लेता, तो बंगाल में एक्शन लेता है, इसीलिए वो घुमाने के लिए ये डिस्टॉर्ट कर रहा है। इस बीच पीड़िता के पिता लगातार अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जो ममता दीदी है वो भी तो किसी का माँ होगा ना, अगर माँ होगा तो उसका लड़के का दर्द भी समझ सकते हैं ना। मैं चाहता हूँ और बंगाल सरकार के अनुरोध करता हूँ, उसी से कड़ा सजा दीजिए। अगर उससे सजा देंगे तो बंगाल का लड़की थोड़ा सुरक्षित अनुभव करेगा। दुर्गापुर की यह घटना बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे गाजा से गुड न्यूज। केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा।
और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम आपको बता दें अब तक हमने आपको दिखाया है कि लालू परिवार की बढ़ी है मुश्किल। ये खबर हमने आपको विस्तार से बताया है किस तरह से लालू परिवार को अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से मुश्किल बढ़ी है। साथ ही साथ एनडीए में सबसेट महागठबंधन लेट, इस खबर को भी हमने आपको दिखाया है। बिहार की सियासत में क्या कुछ हो रहा है इस पर विस्तार से बात हुई है, और हमने आपको दिखाई है बंगाल में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल। इस खबर को भी हमने आपको विस्तार से दिखाया है कि क्या कुछ चल रहा है बंगाल में और इससे जुड़ी हुई सियासत किस तरह से गर्म है, ये भी हमने आपको बताया। और अब बात करेंगे गाजा की, जहां पर अब युद्ध के खत्म होने की घोषणा कर दी गई है। हमास ने सभी जीवित इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इजराइल ने भी फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल पहुंचकर इस मौके को और खास बना दिया। बंधकों और कैदियों के परिवारों में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजरायली बंधकों की रिहाई का स्वागत किया है। पश्चिम एशिया में इतिहास नई करवट ले रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में जंग का समापन का ऐलान कर दिया है। सोमवार की सुबह हमास ने सभी जीवित बंधकों को रिहा कर दिया। बंधकों को छोड़े जाने का काम 2 चरणों में पूरा किया गया। पहले 7 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा गया, फिर कुछ देर बाद 13 और बंधकों को एजेंसी के हवाले कर दिया गया। रेड क्रॉस ने इन्हें इजरायली सेना को सौंप दिया। बंधकों की रिहाई को लेकर यरूशलेम में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। भावनाओं का ज्वार 2 साल के दर्द को हराता नजर आया। बंधकों में से एक एलोन ओहेल ने रिहाई के बाद इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और उनकी पत्नी माइकल हर्जोग से फोन पर बात की। एलोन अच्छा पियानो बजाते हैं। उनके सम्मान में उनके परिवार ने तेल अवीव के हॉस्टेजेस स्क्वायर में एक पीला पियानो रखा था। राष्ट्रपति हर्जोग ने एलोन को खास न्योता देते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन आपका इंतजार कर रहा है। बदले में इजरायली जेलों से 250 फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया गया। परिवार वालों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हमास के पास अब कोई जीवित बंधक नहीं है। हालांकि बंधकों के 28 शव अभी भी हमास के पास मौजूद हैं। इन बंधकों को 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान हमास ने बंधक बना लिया था। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही यरूशलेम में मौजूद थे। उन्होंने पहले रिहा हो चुके बंधकों और उनके परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद ट्रंप ने इजराइल की संसद को संबोधित किया। सांसदों ने उनके सम्मान में उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पूरी संसद ट्रंप ट्रंप के नारों से गूंज उठी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जंग खत्म कराने के लिए उनका आभार व्यक्त किया और मिलकर क्षेत्र में शांति लाने की प्रतिबद्धता दोहराई। ट्रंप के इस योगदान के लिए उन्हें इजराइल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। This is not only the end of a war. यह केवल युद्ध का अंत नहीं है, ये आतंक के युग का भी अंत है। यह इजराइल और इस शानदार क्षेत्र के सभी राष्ट्रों के लिए एक महान विजय का आरंभ है। Donald Trump is the greatest friend. डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इजराइल के अब तक के सबसे अच्छे मित्र हैं। राष्ट्रपति ट्रंप शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, मैं शांति के लिए प्रतिबद्ध हूं और हम सब मिलकर इस शांति को प्राप्त करेंगे। उधर मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नेतन्याहू हिस्सा नहीं ले रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर, फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास समेत कई बड़े नेता इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं। भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति समझौते की सराहना करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि 2 साल से ज्यादा समय तक बंधक बनाए रखने के बाद सभी बंधकों की रिहाई का हम स्वागत करते हैं। उनकी आजादी, उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के अटूट शांति प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। हम क्षेत्र में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करते हैं। तो ये थी गाजा की बात। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 की। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देश के सबसे बड़े जो छात्रों के इनोवेशन से जुड़ा हुआ मिशन विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का आज आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के 3 लाख से अधिक स्कूलों के कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले 5 करोड़ से अधिक छात्र शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिल्डाथॉन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तकनीक के मजबूत आधार पर ही समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। 2047 तक देश को विकसित और समृद्ध बनाने में योगदान देने के लिए देश भर के स्कूली बच्चे सोमवार को इकट्ठा हुए। मौका था विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और AICTE ने मिलकर किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप स्कूली छात्रों में नवाचार, रचनात्मकता और प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से इस राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत बिल्डाथॉन का उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली के 2 स्कूलों, मथुरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली कैंट स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय 2 का दौरा भी किया और बिल्डाथॉन में हिस्सा ले रहे बच्चों के साथ संवाद किया। बिल्डाथॉन 2025 पर विकसित भारत 4 थीम के ऊपर स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और समृद्धि को लेकर लाखों की संख्या में विद्यार्थी भारत की 3 लाख स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, ग्रामीण इलाका में, शहर में बैठ के इस आइडिएशन को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के काम पे लगे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। इसी सारे नवाचार की आइडिया से, नवसृजन से भारत विकसित होने वाला है।
विकसित भारत बिल्डरथॉन में देश भर के 3 लाख से अधिक स्कूलों के कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हुए। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों, आकांक्षी जिलों और जनजातीय इलाकों के बच्चों ने भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने राष्ट्रीय महत्व के 4 विषयों आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और समृद्ध भारत की थीम पर प्रोटोटाइप तैयार किए। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे और घटी महंगाई। ब्रेक। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो। आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच देके बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये जो विनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तुम्हारे घर वालों को काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ। तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन। स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और महंगाई के मोर्चे पर लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। खुदरा मुद्रास्फीति की दर 8 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। खुदरा मुद्रास्फीति की दर 8 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंची है। 2017 के बाद से अब यह पहला मौका आया है जब खुदरा मुद्रास्फीति की दर इतनी नीचे गई है। मुद्रास्फीति की दर सितंबर में कम होकर 1.54% पर पहुंच गई है। तो आप समझ सकते हैं लगातार जो महंगाई के मोर्चे पर जो एक तरह से संघर्ष था वो उसमें विजय प्राप्त होते हुए सितंबर में अगस्त के मुकाबले ये और कम हुई है। जून 2017 के बाद से सबसे निचला स्तर अब देखा जा रहा है। तो ये महंगाई में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। खाद्य महंगाई दर सितंबर में 2.28% दर्ज की गई थी, 2.28%। और उसके बाद खाद्य महंगाई दर अगस्त में 0.64% दर्ज की गई। अगस्त में 0.64% दर्ज की गई। तो सितंबर से अगस्त के बीच का अंतर आप देख सकते हैं। महंगाई दर में कमी की वजह जीएसटी सुधार को माना जा रहा है। जीएसटी सुधारों के बाद से जिस तरह से महंगाई में कमी आई है, लोगों ने खरीदारी भी बढ़ाई है। त्योहारी सीजन में दैनिक उपयोग से लेकर गाड़ियों तक की कीमतों में लगातार कमी आई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से महंगाई के मोर्चे पर लगातार एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि जीत हो रही है अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की। और जीएसटी की का जो 2.0 रहा है सुधार, उसमें इसका बड़ा असर है। और भारत और कनाडा ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में आई कड़वाहट को दूर करते हुए एक नई शुरुआत की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने के लिए एक नए रोड मैप पर सहमति बनी है, जिसके तहत व्यापार से लेकर ऊर्जा और तकनीक तक कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा।
बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मुलाकात को दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी बताया, जिसका लक्ष्य सिर्फ रिश्ते सुधारना नहीं बल्कि वैश्विक चुनौतियों से निपटना भी है। और नीति आयोग ने देश की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए मछली पकड़ने वाले अब जो बेड़े थे उनकी तेजी से विस्तार और आधुनिकीकरण और बाजार तक पहुंच के लिए उस पर विस्तार का आह्वान किया है। आयोग ने परिचालन को बढ़ाने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। भारत की ब्लू इकोनॉमी नामक रिपोर्ट ने इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण और अनुसंधान की जरूरत पर बल दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि तकनीक का चुनाव लक्षित प्रजातियों, पोत क्षमताओं और नियामक ढांचों के साथ सावधानीपूर्वक रेखांकित होना चाहिए और उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, जो टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। बात क्रिकेट के मैदान से। दिल्ली टेस्ट मैच में चौथे दिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने दम दिखाया और भारत को 121 रन का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करते हुए भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए हैं। इस तरह भारत जीत से अब सिर्फ 58 रन दूर है। इससे पहले वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 390 रन पर वो ऑल आउट हुई। जॉन कैम्पबेल ने 115 और होप ने 103 रन की शानदार पारियां खेली। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से पहले ही आगे है और अगर ऐसे में टीम दिल्ली टेस्ट मैच जीतने में सफल रहती है तो टीम सीरीज को क्लीन स्वीप करने में कामयाब होगी। तो न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। आपको छोड़े जाएंगे दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जयपुर में 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग और 9,315 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुडुचेरी में राज्यपाल के कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन की मौजूदगी में 2000 करोड़ से अधिक की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कफ सिरप मामले में प्रवर्तन निदेशालय की चेन्नई में 7 जगहों पर छापेमारी जारी है। ईडी जिन परिसरों की तलाशी ले रही है उनमें तमिलनाडु औषधि नियंत्रण कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों के घर भी शामिल हैं। ये छापे PMLA के प्रावधानों के तहत किए जा रहे हैं। सभी छापे श्रीसन फार्मा से जुड़े हैं, जो कि इस सिरप का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश के संभल में मीट कारोबारी हाजी इमरान और हाजी इरफान के ठिकानों पर ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। इरफान इंडियन फ्रोजन फूड के मालिक हैं। टीम ने इनकम टैक्स चोरी के कई दस्तावेज भी बरामद किए। वहीं हाजी इरफान और इमरान मौके से फरार हो गए। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता राजनेता विजय के रैली के दौरान मची भगदड़ के मामले में TVK ने सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र जांच की याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुनाया और मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी को सीबीआई जांच की निगरानी करने वाली समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के आरोपों से संबंधित दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। बेंगलुरु सेंट्रल और दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में राहुल गांधी की ओर से वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगाए गए थे। आरोपों की SIT जांच को लेकर याचिका दायर की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंप सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने प्रियांक खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने प्रियांक खड़गे के RSS की गतिविधियों को बैन करने के बयान पर कहा कि उनसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। जब देश में कहीं आपदा होती है तो सबसे पहले संघ के स्वयंसेवक की टीम पहुंचती है। रेलवे सुरक्षा बल के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुजरात के वलसाड़ में RPF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे का पूरा परिवार आज अनुशासन के साथ जनता की सेवा में लगा हुआ है।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे